स्ट्रेट लाइन का एक और फॉर्म बचता है क्या, पैरामेट्रिक और डिस्टेंस फॉर्म। वो थोड़ा सा लेंदी होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी लेंदी बनते हैं, तो अलग से करेंगे हम लोग ना। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, so when the two lines are intersect there will be two types of the angles। देखिए हमने पहली लाइन ऐसे बनाई, दिस लाइन इज L1 equals to 0 making angle θ1 with the positive x axis। अदर लाइन L2 equal to 0, ये कितना एंगल बनाती है θ2। हमेशा एंगल किसके साथ लेंगे आप, x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, और दोनों लाइंस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से, तो इनके बीच में दो तरह के एंगल बनेंगे। यदि ये थीटा एंगल है और बाय दिस डायग्राम आपको क्या दिख रहा है, ये एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यदि ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस है, और अगर वो ऑब्ट्यूस है तो ये एक्यूट है, तो दो एंगल बनेंगे हमेशा। सो अगर एक एंगल tan थीटा है तो एक होता है tan पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट बिकम्स माइनस tan थीटा। तो दो बनते हैं, एक तो प्लस tan थीटा और एक माइनस tan थीटा। अब देखो ये वाला ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये थीटा एंगल है, तो उधर वाला कौन सा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। डायग्राम से ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट लाइन के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। सो θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। सो थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। tan थीटा, tan θ2 माइनस θ1। सुनो इस लाइन का स्लोप कितना है, m1 इज इक्वल टू tan θ1, और इसका कितना है, m2 इज इक्वल टू tan θ2। सो tan थीटा ओपन कर दो इसको tan a माइनस बी से, tan θ2 यानी m2 माइनस tan θ1 m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। तो भैया एक एंगल तो कितना हो गया आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दूसरा कितना हो गया tan पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा। सुनो तो कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ध्यान से देखें, ऐसे लिखेंगे, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल है ये। अब सुनो फर्स्ट केस, इफ L1 बिकम्स पैरेलल टू L2, यदि दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। When the two lines are parallel to each other, the angle between these two lines are parallel और coincident होने की कंडीशन, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो उस केस में tan 0 कितना होता है, 0। तो tan 0 0 हो गया, तो m1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, m2 के। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सेकंड, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर तो उनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बनने के लिए इस डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, 0। सो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो m1 m2 कितना हो गया, -1। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। इसीलिए मैं ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में परपेंडिकुलर लाइंस में क्या ले रही थी, एक लाइन का स्लोप m, तो दूसरी लाइन का कितना ले रहे थे हम, -1 अपॉन m। तो देखो m2 विल बी -1 अपॉन m1। तो इफ एनी लाइन हैव स्लोप m1 तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1 अपॉन m1। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां देखिए अब आप, गिवन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप कितना है, -a/b। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन देखिए, पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, यदि कोई लाइन इसी लाइन के पैरेलल है, इसी लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c1 ले लो, इसको ऐसे लिख लो, bx प्लस ay, by है ना, by, और यहां से कितना हो गया ax, और यहां से कितना हो गया, इज इक्वल टू bc1। तो ध्यान से देखो, b कांस्टेंट c1 कांस्टेंट, तो ax प्लस by नया कांस्टेंट बना दो, लैम्डा इक्वल टू 0। तो यदि कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल है
तो उनके x और y का कोफिशिएंट सेम ही रहेगा। एक बात बताओ आप लोग, स्लोप निकालने के लिए कांस्टेंट का कोई रोल है क्या? y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का स्लोप कितना है? m इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2x प्लस 7 का स्लोप भी 2। y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का स्लोप भी 2 और y इक्वल्स टू 2x प्लस 100 का स्लोप भी कितना आएगा? 2। तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, स्लोप निकालने के लिए x और y का कोफिशिएंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, ये इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, तो x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा। कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, यदि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो मुझे निकालनी है, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। b बाई ए, रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन, तो y इक्वल्स टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे b बाई ए एक्स प्लस c1, तो bx माइनस ए वाई प्लस ए c1, a कांस्टेंट c1 कांस्टेंट, मेक द न्यू कांस्टेंट bx माइनस ए वाई प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया विथ नेगेटिव साइन। जब लाइंस पैरेलल है तो सेम रहेगा, और जब लाइंस परपेंडिकुलर है तो जो पहले x का कोफिशिएंट था वो y का बन गया, जो y का कोफिशिएंट था b वो x पे चला गया, और साइन अपोजिट। यानी देखो, अगर आपको लाइन ये गिवन है 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी ऐसे, 2x प्लस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा। और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी बोलिए? 5x माइनस का 2y प्लस म्यू इक्वल टू 0। x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे और देखें, सपोज ऐसे गिवन है 9x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन 9x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर लाइन का x प्लस 9y प्लस म्यू इक्वल टू 0। म्यू ले लो, लैम्डा ले लो, लैम्डा 1 ले लो, जो चाहे वो ले लो। तो x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा नेगेटिव के साथ। पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव गिवन था तो पॉजिटिव। तो जब दो लाइंस आपस में थीटा एंगल बनाती है तो उनका tan थीटा होता है मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी दोनों ही आएगा। जब मॉड खुलेगा तो एक बार प्लस में आंसर आएगा, एक बार माइनस में। जब आप tan थीटा लेंगे तो प्लस का tan थीटा, यदि थीटा एक्यूट है तो, और tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के कारण माइनस tan थीटा। तो जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों ही एंगल दोनों ही एंगल पे लाइंस क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीपल कितना होना चाहिए? -1, है ना। जैसे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे मैंने लाइन की इक्वेशन कितनी ले ली? कुछ भी ले ली, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां कितनी होनी चाहिए? x प्लस 2y कुछ भी, लैम्डा इक्वल टू 0, हमें नहीं पता। तो मैंने देखा इसका स्लोप कितना है? 2, और उस लाइन का स्लोप कितना हो गया? बोलो बोलो, -1/2। तो m1 m2 -1, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ लिया देखो हम लोगों ने? अबाउट द पॉइंट, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। इफ द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है tan थीटा, उसका फॉर्मूला हो गया। स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लिया हमने, सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर्स, ठीक है, एंड द टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया देखिए? द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में। सपोज पहली लाइन हम ले लेते हैं ये a1x प्लस b1y plus c1 equal to 0, and the second line consider a2x plus b2y plus c2 equal to 0. The lines are represented by L1 equal to 0 and the L2 L equal to 0 से represent करते हैं सिमिट्री, है ना। तो देखो इसका स्लोप बता दो मुझे। पहली लाइन का स्लोप m1 माइनस a1 अपॉन b1 एंड द
स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन -a2 अपॉन b2, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स आर गिवन बाय मॉड m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, एक ही बात है ना, मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। अब जब आप इस मॉड को रिमूव करेंगे तो बाहर कितना आएगा, प्लस माइनस, यानी जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द एंगल, वन इज द थीटा एंड सेकंड वन इज द पाई माइनस थीटा। If you consider this theta as an acute angle, then pi minus theta will be obtuse and vice versa, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो दो लाइंस के बीच का एंगल m2 माइनस m1, आप उनका स्लोप निकाल लें, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये कितना हो गया, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है भाई, θ1, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, θ2। अब बात समझिए, अच्छा ये बात आप हमेशा ध्यान रखेगा कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी उनके बीच में दो एंगल्स आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मॉड, ये आपको प्लस माइनस देगा। tan थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो tan पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब देखें पहला केस, कंडीशंस पढ़ेंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग, कब लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब सुनो, अच्छा ये भी बता देता ना, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री, तो m1 इक्वल्स टू m2 एंड व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर थीटा विल बी 90 डिग्री एंड देन इन दिस केस m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो देखो जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी बताना जरा, सपोज दिस इज L1 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू 0, दो लाइंस कब इंटरसेक्ट करती है, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यानी व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग उनके बीच का जो सोल्यूशन आएगा, यानी वैल्यूज ऑफ x एंड y जिसके लिए दोनों लाइन सेटिस्फाई करें। अरे इधर देखो, उनको क्या देखना होता है, यहाँ देखो, तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। कब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी बताओ, जब उनका स्लोप इक्वल ना हो, क्योंकि जब लाइंस का स्लोप इक्वल होता है तो वो कैसी बन जाती है, पैरेलल, है ना, और कोइंसिडेंट भी बन जाती है। पैरेलल वाला केस अगर हम कंसिडर करें तो उनके बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता ही नहीं। जैसे यहाँ समझिए आप, ये लाइन ले ली मैंने, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें हम। अच्छा पहली लाइन का स्लोप कितना है, -1 एंड द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन -2, और ध्यान से देखिए दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल नहीं है, एंड व्हेन द टू लाइंस हैव डिस्टिंक्ट स्लोप दे विल बी इंटरसेक्ट। अब इनका देखो x और y का जो वैल्यू है, x और y का वैल्यू जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे उनको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। सो व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बीच में एक ही सोल्यूशन आएगा विच इज कॉल्ड द यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब देखो निकाल लेते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 10, यानी x कितना हो गया -10, y कितना हो गया 3 माइनस x, यानी 3 प्लस 10, है ना, कितना हो गया यहाँ से 13, तो ये सॉल्यूशन कितना आ गया आपका -10, 13। पुट करके देख सकते हैं आप लोग, है ना, -10 प्लस 13 एंड 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वो दो वैल्यूज, यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, हम इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। एंड व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, व्हेन दे हैव द डिफरेंट स्लोप, है ना, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सोल्यूशन आएगा। तो जब दोनों लाइंस का स्लोप आपस में इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी एंड कंडीशंस क्या बन गई उनकी, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। m1 कौन, ये दो लाइंस कंसीडर कर लें आप, दीज टू लाइंस, पहली लाइन का स्लोप कितना, -a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू -a2 अपॉन b2, तो यहां से आपको कितना मिला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग एंड टू गिव ए यूनिक सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, दिस अपॉन दिस a1 अपॉन a2 इज द रेशियो ऑफ x, ratio of coefficient of x, and b1 upon b2 is the ratio of coefficient of y। तो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 करके देखिए, 1/2 is not equals to 1। अरे this upon this कितना मिला आपको, 1/2, एंड y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1, तो ऑब्वियसली हाफ का भी 1 के इक्वल होता है क्या, नहीं। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उनका स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए, सेकंड।
व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी N1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। इस तरह से ले लो, देखो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां से भी आप कितना ले लेंगे 4x, है ना, 4x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल ही हैं, आप इसको 4 से डिवाइड कर दो तो सेम नजर आएगा। तो करके देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3/4। अगर आप सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, ये 16 प्लस 3 कितना हो गया 19/4, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, यानी स्लोप क्या होना चाहिए इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होना चाहिए। और जब दोनों लाइंस पैरेलल होती है तो उनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। इन दोनों लाइंस के बीच में ऐसा कोई x और y नहीं है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, कोई सॉल्यूशन नहीं। यानी m1 इज इक्वल टू m2, ये रहा पहली लाइन का स्लोप, ये रहा दूसरी लाइन का स्लोप। तो लिखें माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, दैट इज कितना मीना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। करके देखिए दिस अपॉन दिस 1/4, 2/8 1/4, राइट। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी माइनस 4/3। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, दोनों के बीच में हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो अगर आप ये दो लाइंस कंसीडर करते हैं इन द जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। और इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड केस देखें, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन का दूसरी के ऊपर चढ़ जाए, मर्ज हो जाए, यानी ये रही पहली लाइन और दूसरी भी इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, तो स्लोप इक्वल होना चाहिए और साथ के साथ में क्या होना चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस भी खत्म कर दो, है ना। तो m1 इज इक्वल टू m2, यानी कंडीशन क्या बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसिडेंट। और इस केस में आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे, क्योंकि देखो जब एक लाइन, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन की भी इसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर गए तो कितने पॉइंट्स दोनों में कॉमन हो गए, बहुत सारे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखें, ये ले लिया मैंने x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6y, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस अपॉन दिस 1/2, माइनस 3 अपॉन माइनस 6 1/2 एंड 2 अपॉन 4 1/2। So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, and these two lines when coincide to each other gives the infinite number of solution. So these are the three conditions for the lines to be intersecting, lines to be parallel and lines to be coincident. ठीक है, अब देखिए जब आपको ना कोई भी लाइन, ये बात समझ में आ गई, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल बनते हैं, ठीक है। जब तीन नॉन पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो एक ट्राइंगल बनता है। जब तीन लाइंस जो है, सुनिए ये तीन लाइंस हैं, पहली लाइन ने दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट किया और, है ना, इन दोनों लाइंस को एक तीसरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो आपको एक प्यारा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है ABC, ठीक है। अब सुनो, जब ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल बनते हैं। सुनो यहां ध्यान दो, एक ये वाला एंगल और एक ये बाहर वाला एंगल। भाई अपोजिट एंगल तो सेम होता ही है। अगर ये आपका एंगल B है, सो दिस इज ऑल्सो एंगल B एंड दिस वन पाई माइनस B, राइट। ये एंगल आपका A है तो दिस इज ऑल्सो एंगल A एंड दिस विल बी पाई माइनस A। दिस इंटीरियर एंगल इज एंगल C, दिस इज ऑल्सो C एंड दिस विल बी पाई माइनस C एंड दिस इज ऑल्सो पाई माइनस C। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके पास तीन लाइंस हैं,
3 लाइंस को आपने एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेना है ऑन द 2D फिगर, ठीक है। आपके पास ना कंपास है, ना डी है, ना किसी प्रकार का कोई स्केल वगैरह कुछ है, कोई मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट आप यूज नहीं कर रहे अपने, जो है ना आपके पास वैसे वाले ग्राफ हैं, बस एक कॉपी है, वो जो ग्राफ होता है ना जिसमें पैमाना इक्वली होता है ना, आपने बचपन में बनाया होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अब सुनिए, मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स पढ़ाए कि यदि आपके पास इफ यू हैव द एक्यूट एंगल ट्राइंगल देन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, circumcenter and orthocenter, all the 4 points lies inside of the triangle if you have acute angle triangle। लेकिन अगर आपके पास obtuse angle triangle है तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर तो हर केसेस में ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगे, लेकिन ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर नाउ लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। इफ यू हैव राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को जज करना बहुत आसान है, आप तीनों लाइंस का स्लोप निकाल लें और यदि किन्हीं भी दो लाइंस का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल आता है, इसका मतलब उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दीज 2 लाइंस बिकम्स परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, राइट। जब आपके पास ट्राइंगल राइट एंगल है देन ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर द 90 डिग्री इज फॉर्म एंड सर्कमसेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है। एक्यूट ऑब्ट्यूज का चक्कर है। अब सुनो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो मैं हमेशा बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूं कि 2 तरह के एंगल बनते हैं। जब आपके पास किसी तरह का मेजरमेंट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप ये कैसे पता लगाएंगे ड्रॉ करके कि ये वाला एंगल, देखियो एक्यूट तो तीनों हो सकते हैं लेकिन किसी भी ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज तो एक ही जगह बनेगा, क्योंकि टोटल तीनों एंगल्स का सम ही कितना होता है, 180। अगर आप 2 एंगल्स को ज्यादा दे देंगे 90 से तो सम ही 180 से ज्यादा चला जाएगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल तो एक ही जगह बनेगा। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्राइंगल जो आपने ड्रॉ किया ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, कि मैडम थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 2 लाइंस जब काटती है तो 2 तरह के एंगल बनते हैं। सपोज ये 89 डिग्री है, दिस एंगल भी, दिस इंटीरियर एंगल भी 89 डिग्री है और आपने बना दिया 91 डिग्री, तो डिफरेंस तो 2 डिग्री का ही है। 2 डिग्री तो बहुत छोटा होता है, 180 पार्ट होते हैं उसके 180, है ना, तो डिग्री तो बहुत छोटा सा नंबर है। और 89 और 91 डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन ना उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। 89 मीन्स एक्यूट एंगल ट्राइंगल और 91 मीन्स, तो जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर पहले अंदर लाई कर रहे थे वो 91 होते ही कहाँ आ जाने, बाहर आ जाने। तो कैसे पता लगाएंगे कि यदि आपको 3 लाइंस दे रखी हैं तो ये ट्राइंगल कौन से तरह का बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल तो आइडेंटिफाई करना इजी है ना, बात समझ में आई मेरी ना। मतलब ये पूछता है 3 लाइंस आपको देंगे एंड वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स लाइज आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो GHIO, ऑल द 4 लाइज इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज है तो H और O कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। कैसे पता लगाएंगे आप? आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना कि ड्रॉ करने से आप लोग बता नहीं सकते। तो फिर अब हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे एग्जैक्ट, है ना, या ऐसे पता लगा लो इंटीरियर एंगल, टाइप ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, या क्या लिखेंगे हम, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल या मेजरमेंट लिख लो, है ना, मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। मतलब वो कितना बनता है, 90 से कम बनता है या 90 से ज्यादा बनता है। तो देखिए क्या करेंगे, एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे। अब हम, मेरे पास 3 लाइंस हैं, कंसीडर द 3 लाइंस, कंसीडर इक्वेशंस ऑफ 3 लाइंस। आपको 3 लाइंस गिवन है, इनको एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां देखिए, ये पहली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, θ1। दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, θ2। दिस लाइन इज L1 इक्वल टू 0 और M1 कितना हो गया यहाँ का, tan θ1। सेकेंड लाइन इज L2 इक्वल टू 0 और स्लोप कितना हो गया इसका, tan θ2। सुनो, स्लोप में जो एंगल यूज आप करते हैं tan के साथ, ये वही एंगल होता है जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और थर्ड आप ले लें, ये कितना बना रही है, θ3। दिस लाइन इज L3 इक्वल टू 0 एंड ऑब्वियसली M3 इज इक्वल टू tan θ3।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या किया मैंने, θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ3 का मेजरमेंट θ2 से ज्यादा है, मतलब इस ऑर्डर में लिखा मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि आप थीटा बढ़ाते हो ना तो tan थीटा बढ़ता है आपका, है ना। क्या बताया मैंने, इफ यू इंक्रीज योर थीटा tan थीटा इंक्रीजेज। tan थीटा का डायग्राम बनता है ऐसा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, ऐसा बनता है। तो अगर आप थीटा इंक्रीज करेंगे तो ये y इक्वल्स टू tan थीटा का डायग्राम है, tan थीटा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऊपर की ओर जा रहा है। So when you moving right side, this tan theta moves upward direction along to positive y axis। जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाए, तीनों लाइंस को कटवाए, आपको एक ट्राइंगल नजर आ गया होगा। अब सुनिए, यहां देखें, दिस इज एंगल A, इंटीरियर एंगल, दिस इज एंगल B और दिस इज एंगल C। ये वैसे ही मैंने ड्रॉ किया है, जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि आप एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है जिसमें पैमाना आपके पास एकदम सर्टेन और एग्जैक्ट कंडीशन में गिवन है। आपके पास एक प्लेन कॉपी होती है, उसी पे आपको काम करना होता है। तो मुझे ये इंटीरियर एंगल निकालना है। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो tan थीटा आता है, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस कम्स इन द फॉर्म ऑफ द मॉडुलस। सो व्हेन यू रिमूव दिस मॉडुलस देयर विल बी टू साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए कि मॉड आए ही ना, या तो प्लस में आंसर आ जाए फॉर्मूले का, या फिर फॉर्मूला माइनस के अंदर आए। कोई दो केसेस होने ही नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखें, मुझे ये ए एंगल चाहिए, दिस ए एंगल, ठीक है। अब ये ए, यदि ये एंगल है तो ये भी कितना हो गया, एंगल ए, ये भी एंगल ए हो गया। तो हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इसको नाम दे दो ए, एल, एम और एन। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, डेल्टा ए, एल, एम, ए, एल और एम, ए, एल और एम। एक्सटीरियर एंगल कौन है, θ2, एंड दिस इज द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल a प्लस θ1। सो a कितना हो गया आपका, θ2 माइनस θ1, राइट। सो tan a, दोनों साइड tan ले लो, tan θ2 माइनस θ1 ओपन विद द tan a माइनस b, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। सो इट बिकम्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हो गया tan a का विदाउट मॉड। इसका मतलब आपके पास तीन लाइंस दे रखी है, आप उन लाइंस में क्या करिए, स्लोप को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। यदि ये ऐसा है तो θ3, θ2 और θ1 ऐसे बनेगा, tan ले लो। तो आपने क्या किया, स्लोप को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, 2 में से 1। देखो, जब आप मॉड हटाते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से ध्यान से देखिए आप, इस फॉर्मूले को। प्रॉब्लम क्या है कि नीचे तो 1 प्लस m1 m2 लिखा हुआ है, ऊपर में m2 माइनस m1 है। अब जब मॉड हटता है तो या तो m2 माइनस m1 आएगा या m1 माइनस m2 आएगा। प्रॉब्लम यह है कि मैं m2 माइनस m1 लिखूं या m1 माइनस m2 लिखूं। डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द न्यूमरेटर। अब मैंने मॉड यूज किया ही नहीं, तो क्या लिखना है, आपके पास तीन लाइंस गिवन है, उनके स्लोप निकालो, उनके स्लोप को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। और फिर क्या करना है, ये जो एंगल ए बनता है, ये कौन से दो लाइंस के कारण बनता है, L1 और L2 के कारण। तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या बनता है, देखो 3 में से 2 घटाएंगे, अभी फॉर्मूला और आएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये एंगल बी चाहिए, तो एंगल बी कैसे निकालेंगे, देखिए। एंगल बी के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, दिस वन, BMN। तो जगह नहीं है मेरे पास, आप नोट कर लें, फिर अपन आगे और करते हैं, ठीक है। सो देखिए, इस फॉर्मूले में मॉड क्यों नहीं आया, क्यों एक ही एंगल बन रहा है ये, क्योंकि देखो मॉड तो तब आएगा ना जब मैं पाई माइनस ए लूंगी। आपको तो इंटीरियर एंगल चाहिए ना, इंटीरियर एंगल चाहिए ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल से कोई मतलब ही नहीं है। और जब 2 लाइंस काटती है तो सिर्फ मुझे अंदर वाला चाहिए, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। तो मुझे तो बस यही एंगल चाहिए। इस ये वाला जो पाई माइनस ए बनता है या दिस वन जो पाई माइनस ए बनता है, उससे कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है मुझे, उसका यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, राइट। सो मुझे यही एंगल चाहिए। अब मुझे ये बी चाहिए, बी वर्टेक्स का इंटीरियर एंगल। तो कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, जल्दी बताओ। BM और बताओ BMN, है ना। यहां देखिए, डेल्टा BM और N, ये M और यहां N, BM और N, θ3
इज द एक्सटीरियर एंगल और ये अपोजिट लाइन का दो इंटीरियर एंगल का सम, तो b प्लस थीटा 2। नाउ b कितना हो गया, थीटा 3 माइनस थीटा 2, सो tan b बोलो कितना हो जाएगा, m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 m3। अब कौन बचा, ये c। अच्छा एक बात बताओ, है ना, हाँ ये c है, ये c है, तो ये कितना हो गया, दिस वन, ये वाला, बोलो बोलो, पाई माइनस सी। अब कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लें हम, एल सी एन, ध्यान से देखें, कंसीडर डेल्टा एल सी और एन, एल सी और एन, सो थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस पाई माइनस सी, तो c कितना हो गया आपका, पाई प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 3, tan c, tan पाई प्लस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan थीटा 1 माइनस थीटा 3, यानी m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3, दिस इज tan c। तो इस तरह से आपके पास ना तीनों इंटीरियर एंगल्स पे, इंटीरियर एंगल्स का tan का वैल्यू आ गया। तो ध्यान से देखो, किसी पे भी मॉड नहीं आ रहा। अब सुनो हो क्या रहा है, मैं आपको सिमेट्री ऑब्जर्व करवा देती हूँ। बेसिकली आपके पास यदि 3 लाइंस दे रखे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इन लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बाद आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल आएगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आएगा। तीनों लाइंस का स्लोप निकालना, तीनों लाइंस का स्लोप निकालें। स्लोप को कैसे लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करना है आप सुनिए, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ है 3 में से 2, ये रहा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो प्रॉब्लम है इसकी, न्यूमरेटर में a माइनस बी आएगा या b माइनस a आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस ए बी बन रहा है। डिनोमिनेटर तो साइन चेंज कर ही नहीं रहा, न्यूमरेटर कर रहा है। तो आप स्लोप को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है ना, पहला ऑब्टेन m1 m2 m3, यानी स्लोप ऑफ 3 लाइंस गिवन, जो आपको 3 लाइंस गिवन है उनका स्लोप निकालना। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे इसको या असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे ना, हाँ, तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे, इस तरह से m3 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1। अब क्या करना है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 माइनस 2 कहाँ है, ये रहा। फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये रहा, 2 माइनस 1, यानी साइक्लिक ऑर्डर में 2 माइनस 1, और फिर 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में को, 3 में से 2 को, 2 में से 1 को, और फिर 1 में से 3 को, वो लिखा हुआ। इस तरह से काम करेंगे आप। सो इस तरह से आपको क्या पता चलेगा कि ये किस तरह का ट्राइंगल बनेगा। मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको, देखें, इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर x प्लस वाई इक्वल टू 1, 7y इक्वल टू x and √3y plus x equal to 0. Then which of the following is an interior points of triangle? Which of followings are interior points of triangle G I, ठीक है, H और O मतलब सर्कम सेंटर, H मतलब ऑर्थो सेंटर। तो सुनो, इसका स्लोप कितना है, -1। स्लोप डायरेक्टली निकालना आना चाहिए, 1/7। इसका स्लोप कितना है, -1/√3। स्लोप्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे बड़ा कौन, 1/7, फिर -1/√3, फिर -1। अभी आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, 1/7 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/7√3। बोलो ये पूरा पॉजिटिव है या नहीं? यदि tan थीटा पॉजिटिव है तो उसका थीटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाता है नेगेटिव, और थर्ड फोर्थ में थीटा जाता ही नहीं है ट्राइंगल का, क्योंकि टोटल एंगल ही कितना होता है 180, थर्ड में एंगल 180 से ज्यादा होता है। नाउ दिस माइनस दिस, तो -1/√3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/√3, अगेन ये कैसा है पॉजिटिव, 1/√3 का वैल्यू 1 से कम होता है। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, -1 में से -1/7 अपॉन 1 - 1/7, नाउ दिस बिकम्स नेगेटिव। तो नेगेटिव तो एक ही tan बनेगा ना, एक से ज्यादा कैसे बन जाएगा? इसका मतलब कैसा वाला ट्राइंगल है ये? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। इसका ये जो एंगल है tan थीटा, इट विल बी लेस देन 0, सो थीटा लाइन π/2 टू पाई, यानी कैसा हो गया? ऑब्ट्यूस हो गया ये। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में H और O कहाँ लाई करते हैं? आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर, तो सिर्फ ट्राइंगल में सेंट्रोइड लाई करेगा और इंसेंटर लाई करेगा। और अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता तो फिर आपका आंसर क्या होता है? ABCD, ठीक है ना, इस तरह से। तो ना मैंने ड्रॉ किया, ना मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया? स्लोप कैलकुलेट किया, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इस तरह से 3 में से 2 घटा दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो। आप क्या करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इन साइक्लिक ऑर्डर। और वो साइक्लिक ऑर्डर कैसे? 3 में से 2, 2 में से 1, 1 में से 3, ठीक है, नोट डाउन।